हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। तो आज आपका पहला एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेट फॉरवर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की 9th की टेक्स्ट बुक से वीडियो बन रहा है, जो है आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर के ऊपर। तो डरना कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। एनटीएससी का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है, बहुत अच्छी बात है। इस चीज़ का हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। कई बच्चे 9th स्टैंडर्ड से इस ड्रीम को जी रहे हैं कि कब 10th आएगा, कब हम एनटीएससी की एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि उसके लिए वो 9th स्टैंडर्ड से ही प्रिपेयर कर रहे थे। तो आज अब वो दिन आ चुका है जब आपको अपने ड्रीम को पूरे करने के लिए बहुत मेहनत करनी है और उसको पूरा कर लेना है ऑन 13 दिसंबर 2020, राइट। क्योंकि 13 दिसंबर को ही महाराष्ट्र का स्टेज 1 एनटीएससी कंडक्ट होगा 2021 बैच के लिए, और आपका 13 जून मोस्ट प्रोबेबली जो है वो स्टेज 2 रहेगा। तो आपको मेरे ख्याल से सारी चीज़ें पता ही है एनटीएससी में क्या होता है। एनटीएससी में आपका केमिस्ट्री साइंस का पूरा जो रहेगा पोर्शन आपका 40 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। उसमें से आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में बटे गए मार्क्स, फिजिक्स के आएंगे 13 क्वेश्चन फॉर 13 मार्क्स, केमिस्ट्री के 13 क्वेश्चन फॉर 13 मार्क्स, बायोलॉजी के 14th क्वेश्चन फॉर 14 मार्क्स। अब इसमें थोड़ा सा इंटरचेंज हो सकता है फिजिक्स और बायोलॉजी के मार्क्स में, बट केमिस्ट्री के मार्क्स फिक्स है। केमिस्ट्री के मार्क्स 13 ही रहेंगे ऑलवेज एंड फॉर एवर, ओके। सो आपको 13 मार्क्स के लिए 13 क्वेश्चंस के लिए केमिस्ट्री के तकरीबन आपको 5 से 6 चैप्टर पढ़ने हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। 5 चैप्टर बहुत हो गया, ठीक है। 2 से 3 चैप्टर, 3 चैप्टर आपके 9th में है, ठीक है। उसमें एसिड बेसिस है एक आपका, और सब्सटेंसेस एंड कॉमन यूज़ आएगा। फिर कार्बन एंड कंपाउंड रहेगा, जो आधा आपके 9th में है स्टेट बोर्ड में और आधा आपकी 10th की स्टेट बोर्ड में है। और फिर 10th में आपको केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, ठीक है। इस तरीके से 5 चैप्टर 10th में, 3 चैप्टर 9th में है, जिसमें से एक कार्बन कंपाउंड आधा आधा बटा है। तो दिखने के लिए 8 है, पर है 7 चैप्टर्स एक्चुअली, ओके, ओनली 7 चैप्टर्स। और एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स भी 2 में बटा हुआ है, एसिड बेसिस सॉल्ट्स अलग और सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज़ अलग हो गया है। तो वैसे देखिए तो 6 चैप्टर्स है। बस सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज़ में एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो थोड़ा पॉलीमर्स के बारे में है, जो स्टैंडर्ड 8th में हम पढ़ते हैं, थेरोटिकल पार्ट है। सो इट्स ओके, ज़्यादा नहीं है, 7 चैप्टर कभी भी हम पढ़ ही सकते हैं। चलो तो शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में आपको पढ़ना है अरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन एसिड और अ बेस, पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन, पीएच ऑफ एन एसिड एंड अ बेस एंड सॉल्ट्स, ठीक है। ये 5 टॉपिक इस चैप्टर में कवर होंगे। अब जिनको टेक्स्ट बुक नहीं, ये वीडियो अगर क्लियर है तो अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है स्टेट बोर्ड का तो प्लीज़ उसको साथ में खोल के बैठ जाइए और वीडियो को सिर्फ सुनते चले ध्यान से। अगर दिख रहा है स्क्रीन पे बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्या होता है ना, यूट्यूब पे अपलोड करते समय ये स्क्रीन रिकॉर्डर की वीडियो का जो कॉम्प्रेस हो जाती है वीडियो, और क्वालिटी जो है बहुत डिग्रेड हो रहा है। आई एम ट्राइंग कि उसको मेंटेन रखूँ, बट देखते हैं, अगर आपके साइड पे नेटवर्क वीक होगा तो अपने आप क्वालिटी अच्छा नहीं दिखेगा। तो कैन यू रिकॉल क्या पढ़ा है अब तक हमने। हाउ आर द फॉलोइंग सब्सटेंसेस क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स विद द हेल्प ऑफ लिटमस, लेमन, टैमरिंड, बेकिंग सोडा, बटर मिल्क, विनेगर, ऑरेंज मिल्क, लाइम, टोमेटो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वाटर, एलम। तो अलग अलग चीज़ें लिखी हुई है, इनमें से एसिड कौन से है, बेसिस कौन से है, न्यूट्रल कौन सा है, ये लिटमस पेपर टेस्ट करके पता करना है। तो आपको पता है लेमन एसिडिक है, टैमरिंड भी एसिडिक है, टार्टरिक एसिड होता है, बेकिंग सोडा बेसिक है, बटर मिल्क भी एसिड है, लैक्टिक एसिड होगा, विनेगर एसिड है, एसिटिक एसिड होगा, ऑरेंज में साइट्रिक एसिड है, एसिडिक है, मिल्क में लैक्टिक एसिड है, एसिडिक है, लाइम में है साइट्रिक एसिड, टोमेटो में ऑक्सिलिक एसिड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज अ बेस, MgOH twice, water is neutral, alum is salt which is again neutral, ओके। इस तरीके से सब्सटेंसेस को क्लासीफाई कर लिया। फिर आपको यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन बताई हुई है कि कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं बिटर एंड स्लिपरी होते हैं और सोपी टू टच होते हैं, ये सब्सटेंस को बेस कहा जाता है। और कुछ सब्सटेंस जो सोर एंड कोरोसिव हो सकते हैं, ठीक है, वो सारे सब्सटेंस होते हैं एसिड्स। तो अब हमें पता है कि हमारे पास ये एक टेबल है जिसमें एक आपको कुछ कंपाउंड्स के नाम दिए हुए, फॉर्मूले दिए हैं, उनके नाम लिखना है, उनके अंदर बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल बताना है। तो जो कटायन होता है, याद रखो बच्चों, जो कटायन होता है ना, कटायन
H पॉजिटिव आयन हो गया, या कैल्शियम Ca2+ आयन हो गया, या Na+ आयन हो गया, ये सारे कटायंस जो होते हैं ये बेसिक रेडिकल्स होते हैं। ठीक है, क्यों बेसिक होते हैं? क्योंकि H पॉजिटिव जो है ये बेस को न्यूट्रलाइज करने वाला है, और जो कैल्शियम या सोडियम ये पॉजिटिव आयन से, ये बेस में से ही, मतलब बेस इज मेड अप ऑफ मेटालिक पार्ट्स, तो इनको कटायंस को बेसिक रेडिकल बोलते हैं और अनायंस को एसिडिक रेडिकल बोलते हैं। ये एक शब्द आपको याद रखना है, थोड़ा सा आप, हो सकता है मैंने वैसे पढ़ाया था लेकिन कहीं स्किप हो गया हो, तो इसको अभी ध्यान में ले लें आप। ठीक है, तो देखिए पहला कंपाउंड क्या लिखा है हमारे पास, पहला कंपाउंड लिखा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है HCl। बेसिक रेडिकल होगा H पॉजिटिव और एसिडिक रेडिकल होगा Cl नेगेटिव। टाइप ऑफ कंपाउंड इज ऑब्वियसली एसिड। फिर HNO3 किसका नाम है? नाइट्रिक एसिड का नाम है, राइट। नाइट्रिक एसिड नाम में ही छुपा है कि ये एक एसिड है। इसका एसिडिक रेडिकल कौन, बेसिक रेडिकल होगा H पॉजिटिव, एसिडिक रेडिकल होगा NO3 -1 राइट। फिर HBr है, HBr इज H पॉजिटिव बेसिक रेडिकल, Br नेगेटिव जो है ये एसिडिक रेडिकल है, और ये है एक एसिड, इसका नाम क्या है? हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। ठीक है, एसिड है इसलिए ब्रोमिक, गैस के फॉर्म में होता है हाइड्रोब्रोमाइड कहलाता। फिर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, उसका बेसिक रेडिकल क्या है? बेसिक रेडिकल है आपका H पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन कितने H पॉजिटिव है? 2 H पॉजिटिव है वहाँ पे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, 3 H पॉजिटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसमें हम लोग H पॉजिटिव ही, 2 H पॉजिटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है, H पॉजिटिव ही लिखेंगे। फिर उसके बाद SO4 2- एसिडिक सब्सटेंस है। फिर उसके बाद आपको दिया है H3BO3, ये है बोरिक एसिड। ये क्या है? बोरिक एसिड है। ये कहाँ पे यूज़ होता है बोरिक एसिड? ये आपने देखा होगा चावल, राइस को वगैरह स्टोर करने के लिए बोरिक एसिड यूज़ होता है। इसके अलावा कैरम बोर्ड पे जो पाउडर होता है, पाउडर के फॉर्म में स्टोर्ड मिलता है, पाउडर फॉर्म में, वो बोरिक एसिड होता है। एस्ट्रिंजेंट इसका रोल है, एस्ट्रिंजेंट का रोल है, एस्ट्रिंजेंट SASTRINGENT। तो एस्ट्रिंजेंट क्या होता है? एस्ट्रिंजेंट वो सब्सटेंस होता है जो बहुत सारी लाइक टिश्यूज़ को एक साथ जोड़े रखने में हेल्प करता है हमारे बॉडी में, जिसके वजह से जो ब्लड फ्लो है वो रुक जाता है। मतलब कि अगर किसी को चोट लग गई तो उसको क्लॉट करने के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है, या फिर आप किसी भी सरफेस को, रफ़ हो गई है ऑब्वियसली वुडन सरफेस कैरम बोर्ड की, तो उसके वुड जो छोटे छोटे पार्टिकल्स उनको एक साथ जोड़े रखने के लिए वहाँ पे इसको इसलिए यूज़ किया जाता है। क्लियर? तो H पॉजिटिव और BO3 3-, ठीक है, SO4 2- था, BO3 3- है, ये एक एसिड है, बोरिक एसिड डेफिनेटली। इसके बाद NaOH इज़ अ बेस, KOH इज़ अ बेस। एसिडिक रेडिकल कौन सा है? OH नेगेटिव है दोनों में, लेकिन बेसिक रेडिकल कौन सा है? NaOH में Na पॉजिटिव और KOH में K पॉजिटिव। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में Ca2+, बेसिक रेडिकल, OH नेगेटिव एसिडिक रेडिकल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर NH4OH क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड। उसके बाद है कैल्शियम नाइट्रेट Ca2+ NO3 1-। फिर पोटाशियम सल्फेट क्या रहेगा आपका? सॉल्ट रहेगा। कैल्शियम नाइट्रेट क्या है? सॉल्ट है। NaCl आपका सॉल्ट है ना, H है ना, OH नेगेटिव है। कैल्शियम नाइट्रेट भी सॉल्ट है, पोटाशियम सल्फेट भी सॉल्ट है, कैल्शियम क्लोराइड भी सॉल्ट है, अमोनियम सल्फेट भी सॉल्ट है। हाँ, सॉल्ट का pH जो हो सकता है वो बिलो 7 या अबव 7 हो सकता है, वो एसिडिक बेसिक हो सकता है, पर है तो एक सॉल्ट ये सब्सटेंस, राइट। तो इस तरीके से हमारे सब्सटेंसेस जो है एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स में क्लासीफाई हो चुके हैं इस टेबल में। फिर उसके नीचे वही बताया आपको कि OH नेगेटिव जो है ये एसिडिक रेडिकल है और H पॉजिटिव जो है ये बेसिक रेडिकल है। ठीक है, तो जिन सब्सटेंसेस में बेसिक रेडिकल अदर देन H पॉजिटिव होता है और एसिडिक रेडिकल OH नेगेटिव नहीं होता है, वो होते हैं सॉल्ट्स। तो सिंपली अगर एक मेटल कटायन है और नॉन मेटेलिक अनायन है, ना H है ना OH है, तो ये सब्सटेंस जो है ये सॉल्ट्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पे आयोनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं इसका रिकैपिचुलेशन दिया हुआ है। रिकैपिचुलेशन मतलब रिकैप,
ठीक है, मतलब आपको रिवाइज करना है कैसे बनता है। तो आपको आयोनिक बॉन्ड अच्छी तरह से पता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयंस होता है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन देम, राइट। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज ऑन अ कटायन एंड वन नेगेटिव चार्ज ऑन एन अनायन मेक्स वन आयोनिक बॉन्ड, राइट। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है NaCl का। Na जो है एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा टू ऑप्टेन ऑक्टेट, वैसे ही क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, और यहाँ पे NaCl का जो बॉन्ड है, कंपाउंड है, वो बन जाएगा। क्लियर? Na छोटा है, 2 ही शेल है, Cl बड़ा रहेगा, 3 शेल है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या एक्सप्लेन किया हुआ है इस चैप्टर में? डिसोसिएशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स बताया हुआ है। पानी में जाते ही डिसोसिएट होते हैं आयोनिक कंपाउंड्स, राइट। तो पूछा हुआ है कि अगर हम वाटर में सॉल्ट मिलाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? वाटर और सॉल्ट मिलाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? सॉल्ट सॉल्यूशन मिलेगा सिंपली, ठीक है। मतलब कि NaCl पानी में डाल रहे हो तो बेसिकली NaCl आयोनिक कंपाउंड है, राइट। तो जैसे ही आयोनिक कंपाउंड को एक्वस सॉल्यूशन या आयोनिक कंपाउंड को पानी में डालते हो तो वो इजीली पानी में घुल जाता है, ठीक है। तो अपोजिटली चार्ज आयंस जो है वो सॉलिड स्टेट में एक दूसरे को बहुत ज़ोर से खींच के रखते हैं, तो कंपाउंड जो है क्रिस्टल लैटिस में होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में होता है। लेकिन जैसे ही उसको पानी में डालते हो तो वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, जो आयंस है उनके बीच में खुद को पुश करने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से आयंस जो है वो स्प्लिट हो जाते हैं। तो सॉल्ट को पानी में डालते ही Na और Cl है, तो इन दोनों के बीच में कौन आने की कोशिश करेगा? यहाँ पे H2O खुद को डालने की कोशिश करेगा। किस प्रकार से डालने की कोशिश करेगा? एक्चुअली इस प्रकार से नहीं डालेगा, कुछ ऐसे डालेगा, मतलब O जो रहेगा कटाइन की तरफ रहेगा, ठीक है, और जो H रहेंगे वो क्लोरीन की तरफ रहेंगे, क्योंकि H के ऊपर क्या है? H के ऊपर है हमारा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, है ना, +2, और इस पे है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो बाईपोल्स बने हुए हैं, डाईपोल, पोलर सब्सटेंस है पानी। तो इस तरीके से क्या होंगे? अपोजिट पोल्स खुद को बीच में डालने की कोशिश करेंगे, और NaCl का जो बॉन्ड रहेगा वो वीक होके ब्रेक हो जाएगा, और ये स्प्लिट होके Na पॉजिटिव फॉर्म में पानी में डिजॉल्व रहेगा, और ये Cl नेगेटिव फॉर्म में पानी में डिजॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से आयोनिक कंपाउंड जो है पानी में डिजॉल्व होते हैं, ठीक है, बाय फॉर्मिंग एक्वस सॉल्यूशंस। तो ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी हुई है, आप अच्छे से उसको पढ़ लेंगे, ओके। तो वाटर एंड शुगर, वाटर एंड सॉडस्ट, वाटर एंड सैंड, क्या घुलता है इसमें से? वाटर एंड सॉल्ट मेक्स द बेस्ट सॉल्यूशन। वाई? बिकॉज सॉल्ट इज एन आयोनिक कंपाउंड विच डिसोसिएट्स इन वाटर, इसीलिए हमें अच्छे से एक्वस सॉल्यूशन मिलता है उसका। वेयर एज शुगर भी कहीं ना कहीं डिसोसिएट होती है, इसलिए इसका सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, लेकिन पूरे हद तक नहीं होती, इसलिए कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होता है, कुछ शुगर नीचे रह जाता है। सैंड और वाटर मिक्सचर बनेगा, डिजॉल्व नहीं होगा, सस्पेंशन काइंड ऑफ मिक्सचर। सॉडस्ट में भी सस्पेंशन बनेगा, अच्छे से डिजॉल्व नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 60। देखिए आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है डायग्रामेटिकली, सॉलिड स्टेट बिफोर एंड देन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है। तो हमने सॉलिड सॉल्ट डाला, तो सॉल्ट के बीच में कैसे कैसे ब्लैक कलर के जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो खुद को वहाँ पे अक्यूमुलेट करते जा रहे हैं। ग्रीन कलर का जो है वो NaCl है, ठीक है। तो वाटर ने खुद को कैसे कैसे उनके बीच में डाला, जिसके वजह से वो स्प्लिट हो गए। Na ब्लैक कलर का Na पॉजिटिव है, ग्रीन कलर का Cl नेगेटिव है। यहाँ पे देखिए ये जो पोर्शन है, यहाँ पे NaCl एक साथ था, पूरा का पूरा NaCl एक साथ है। अब क्या हो गया? पानी बीच बीच में खुद को डालते गया, इनकी बॉन्ड्स को वीक किया, Cl अलग हो गया, Na अलग हो गया, तो Cl अलग Na अलग दिख रहा है आपको। इसको ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, रिएक्शन लिख के NaCl इन सॉलिड स्टेट वाटर में डालते डिसोसिएट अंडरगो करेगा टू गिव Na पॉजिटिव इन एक्वस स्टेट, Cl नेगेटिव इन एक्वस स्टेट। सो एक्वस मीन्स दीज आर इन डिजॉल्व्ड स्टेट इन वाटर। क्लियर? आगे अरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस दी हुई है। अरेनियस थ्योरी क्या करती है? एसिड वो है जो H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा,
ठीक है, H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा। और आपका बेस क्या होता है, बेस वो होता है जो पानी में जाते ही OH नेगेटिव आयन देगा, राइट। HCl है, HCl गैस है, इनिशियली गैस को हम लोग क्या करते हैं, पानी में डिजोल्व करते हैं, H पॉजिटिव एक्वस एंड Cl नेगेटिव एक्वस देता है। H2SO4 लिक्विड एसिड है, HSO4 माइनस, एक H पॉजिटिव देगा, HSO4 माइनस देगा, फिर से HSO4 फर्दर डिसोसिएशन अंडर को करके H पॉजिटिव एंड SO4 2 माइनस। तो ये डाई बेसिक एसिड है जो 2 स्टेप में डिसोसिएट हो रहा है, कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है उसका, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट आर द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, NH3 अमोनिया, Na2O सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। व्हेन द अबव कंपाउंड्स आर मिक्स्ड विद वाटर दे कंबाइन विद वाटर। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय राइटिंग द आयन्स फॉर्म्ड बाय देयर कॉम्बिनेशन विद वाटर। क्या बनेगा, NH3 अमोनिया में जाएगा तो अमोनियम प्लस OH नेगेटिव बनेगा। सोडियम ऑक्साइड पानी में जाएगा तो Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव बनेगा, राइट। क्या होगा, सोडियम ऑक्साइड इज सॉल्युबल इन वाटर और मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। कैसे चेक करते हैं हम लोग, पानी में जाते ही बेसिक सॉल्यूशन बन जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो बेसिक इन नेचर है। तो Na2O plus H2O will give us NaOH twice, which is a base. Hence we say that Na2O is basic in nature. ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, OH नेगेटिव मिलेगा। क्लियर है। ओके, CaO प्लस H2O वैसे ही क्या मिलेगा हमको, Ca2 प्लस NOH नेगेटिव आयंस, ठीक है। यहाँ पे भी H2O, टेबल हो गया कंप्लीट। इजी था, कुछ नहीं था, कोई टेंशन नहीं लेनी थी। बेस के बारे में बताया, OH नेगेटिव आयन रिलीज़ करता है जो वो बेस होता है। फिर देखिए ये सारा एक्स्ट्रा पार्ट है जो CBSE में नहीं है, बट CBSE में ना होकर भी ये स्टेट बोर्ड में अच्छे से दिया हुआ है और ये NTSE में पूछा जाता है। और इसीलिए हमने एसिड बेसिस चैप्टर में ये एक्स्ट्रा पार्ट इतनी अच्छे से पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेसिस। ठीक है, कुछ भी डरने की बात नहीं है, आपने कुछ भी नहीं छोड़ा है, आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लेने हैं, आपको पता भी नहीं चला और आप चैप्टर पढ़ते पढ़ते नेचुरली पूरा CBSE प्लस स्टेट बोर्ड प्लस अदर ओलंपियाड सारा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो। सिर्फ वीडियोस देखोगे ध्यान से, कंसेप्ट समझ लोगे, अब बस बाकी क्या है, हमें क्वेश्चंस बनाने हैं। जितने मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हैं हम, 100, 150, 200 क्वेश्चन एक ही चैप्टर पे से हमने अगर बना लिए तो बताओ उसके अलावा क्या बचेगा, क्या वैरायटी आएगी पेपर में, कुछ नहीं आ सकता, राइट। तो अब हमें सिर्फ आने वाले महीनों में पढ़ना नहीं है कुछ नया, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस, ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्वेश्चंस कर करके ही पढ़ाई करनी है, ठीक है। इस तो अपना अभी ये रूटीन ही बना लो कि मुझे रोज़ के 10-20 क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही करने हैं उठा के। अब चाहे मैथ के कर लो, मैथ्स के कर लो, फिजिक्स के कर लो, केमिस्ट्री के कर लो, बायो के कर लो, SST के कर लो, किसी के भी कर लो, लेकिन करो रोज़ कम से कम 20 क्वेश्चन बना कर सो। बिना ये किए तो आपको नींद ही नहीं आनी चाहिए। इफ़ यू आर टारगेटिंग NTSE एग्ज़ाम, NTSE एग्ज़ाम ऐसी नहीं आएगी, ऐसी क्रैक नहीं होगी, समझे। उन्हीं की होगी या तो जिनका मतलब लक बहुत अच्छा है, या तो उन्हीं की होगी जो बहुत प्रैक्टिस करेंगे, दो ही लोग की हो सकती है, समझ गए। तो SST को तो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर लगा दो बच्चों, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट, SST को बहुत ज़ोर लगाओ। 40 मार्क का आने वाला है, थेरी पार्ट पूरा स्टेट बोर्ड रट्टा आता है। स्टेट बोर्ड में कुछ भी कंसेप्चुअल नहीं है, SST मतलब पूरा ऐसे इन्फॉर्मेशन बेस्ड डाटा है। इन्फॉर्मेशन जो है सो है, इस ईयर में कुछ हुआ है तो हुआ है, ये लैंडफॉर्म ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा ही पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी है, ठीक है। तो वो सब याद ही करना है, कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। 9th का हिस्ट्री उठा के देखोगे, इंडिया की पॉलिटिक्स एक्सप्लेन की हुई है, बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्या ही उसमें समझ लोगे, याद ही करना पड़ेगा। आसाम में कौन सा गैंग था, क्या था, नक्सलिज्म किधर से आया, क्यों आया, सारे डेट्स, इवेंट्स, तो उसको प्लीज़ थोड़ा ध्यान से करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम बैक टू केमिस्ट्री आते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस दिया हुआ है, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स बताया है, बेसिस बताया है, अल्कली बताया है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स, बेसिस एंड अल्कलीज। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, जो पानी में जाके क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस देता है, राइट। ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर अ स्ट्रॉन्ग एसिड डिसोसिएट्स ऑलमोस्ट completely and the resulting aqueous solution contains mainly H positive ions and the concerned acidic radical। ये बेसिक रेडिकल है और Cl होगा तो वो एसिडिक रेडिकल कहलाएगा, HCl अगर डिजोल्व किया है तो,
ठीक है। HBr किया है तो H पॉजिटिव बेसिक रेडिकल, Br नेगेटिव एसिडिक रेडिकल, तो कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, कोई भी मॉलिक्यूल अनडिसोसिएटेड नहीं बचता है, इसीलिए हम ऐसे एसिड को कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर। नेक्स्ट, वीक एसिड क्या होता है? वीक एसिड क्या होगा? जो कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होगा, डज नॉट डिसोसिएट कम्प्लीटली इन वाटर एंड रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो है इट कंटेन्स H positive ions and concerned acidic ion in small proportion along with the large proportion of undissociated molecules of that acid। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड या कार्बोनिक एसिड, अगर मैंने 200 मॉलिक्यूल डाले कार्बोनिक एसिड के, तो सपोज इसमें से 150 मॉलिक्यूल्स जो है वो डिसोसिएट होते हैं, तो मेरे पास 150 H पॉजिटिव आयंस और 150 CO3 निगेटिव आयंस है, लेकिन बाकी के 50 H2CO3 ऐसे के वैसे ही है, ये ऐसे ही है बिना डिसोसिएट हुए, तो ये एसिड जो है ये वीक एसिड कहलाएगा, समझे। लेकिन अगर मैंने 200 HCl डाले होते, अगर हम लोगों ने क्या किया होता, 200 HCl मॉलिक्यूल्स डाले होते, 200 HCl डाले होते, तो मेरे पास क्या होता, यहाँ पे 200 H पॉजिटिव आयन मिलते और 200 Cl नेगेटिव आयन मिलते। अगर ये केस होता ना, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है, क्योंकि इसमें सारे आयंस डिसोसिएट हो गए, सारे मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो गए इनटू द आयंस, लेकिन यहाँ पे सारे मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट नहीं हुए कार्बोनिक एसिड में। समझे फ़र्क? समझे? आई होप थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। अब स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस वही होता है जो ऑलमोस्ट कम्प्लीटली डिसोसिएट होता है, रिजल्टिंग इन द एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग मेनली OH नेगेटिव आयंस एंड कंसर्न बेसिक रेडिकल। ठीक है, तो सारा का सारा NaOH डिजॉल्व हो जाएगा अगर हम उसको डिजॉल्व करते। लेकिन वीक एसिड क्या होता है? विच डज नॉट डिसोसिएट कम्प्लीटली, स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ OH नेगेटिव आयंस देगा, बेसिक रेडिकल्स देगा, और साथ में क्या देगा हमें? लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स ऑफ द बेस। ऐसे यहाँ से डैश आ जाएगा, MCQs आ जाएगा इसी पॉइंट पे। ठीक है, तो अटकना नहीं है। एग्जाम्पल NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज द ओनली बेस विच कंसिस्ट ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, बाकी सब बेस में फर्स्ट पार्ट हमेशा बेसिक रेडिकल जो होता है वो मेटालिक होता है, सिवाय अमोनियम हाइड्रोक्साइड के, इट इज़ द वीकेस्ट बेस। दूसरा MCQ, 2 क्वेश्चन आते हैं एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड के नाम से, याद रखिए। अल्कली क्या होता है? द बेसिस विच आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कली। फॉर एग्जाम्पल NaOH, KOH, NH3। हियर NaOH, KOH आर स्ट्रॉन्ग अल्कलीज वाइल NH3 इज वीक अल्कली। ठीक है, NH3 क्या बनाती है? NH4OH बनाती है, जो वीक अल्कली बनती है। अब आपको नीचे बेसिसिटी एंड एसिडिटी एक टेबल के माध्यम से समझा दिया गया है, डायरेक्टली एक टेबल दे दिया है, सब में पूछा है कितने H पॉजिटिव आयंस रिलीज हो रहे हैं। सो एसिड क्या है? नंबर ऑफ H पॉजिटिव ऑब्टेन फ्रॉम वन मॉलिक्यूल इज नोन एज बेसिसिटी ऑफ द एसिड। HCl की 1, HNO3 की 1, H2SO4 की 2, कार्बोनिक एसिड की 2, बोरिक एसिड की 3, फॉस्फोरिक एसिड की 3, एसिटिक एसिड की 1। एसिटिक एसिड कहाँ से डिसोसिएट होता है? ये पीछे से डिसोसिएट होता है, ये याद रखें। ठीक है, तो CH3COO निगेटिव मिलता है और H पॉजिटिव मिलता है, यहाँ से डिसोसिएट होता है। ये गलती से भी 4 मत लिखते ना इसकी बेसिसिटी को। NaOH की एसिडिटी 1, KOH की 1, CaOH ट्वाइस की 2, बेरियम हाइड्रोक्साइड की 2, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की 3, फेरिक हाइड्रोक्साइड की 3, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की 1, ये भी पीछे से डिसोसिएट होता है। ठीक है, H4 देखिए, जल्दबाजी में 4 मत लिखते ना उसकी एसिडिटी को। क्लियर? ओके, मूविंग अहेड, पेज नंबर 62। देखो बेसिसिटी और एसिडिटी की डेफिनेशंस लिखी हुई है। ठीक है, अच्छे से पढ़ लो ध्यान से, क्या गलती नहीं होनी चाहिए इसमें, बता रखा है आपको। बाय 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, द नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस ऑब्टेन्ड बाय द डिसोसिएशन, कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड इज कॉल्ड बेसिसिटी। और वैसे ही OH नेगेटिव ऑब्टेनेबल बाय डिसोसिएशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ बेस इज कॉल्ड एसिडिटी ऑफ दैट बेस। क्लियर?
सो ऑन द बेसिस ऑफ द अबाउ टेबल आपको मोनो बेसिक, डाई बेसिक और ट्राई बेसिक में डिफ्रेंशिएट कर दिया है। अब देखो यहाँ पे कितना क्रिस्प वे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी है, बहुत शॉर्ट में। अब बच्चा खुद से इसको पढ़ने जाएगा तो उसको नहीं समझेगा, लेकिन एक बार किसी ने इसको डिटेल में गाइड कर दिया, अच्छी से पूरा क्लासीफाई करके आपको एक फ़्लो बता दिया, तो आप उसको बहुत अच्छी से क्विकली ग्रैब कर सकते हो। तो अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप पुराने वीडियोस खोल के एसिड बेसिस के देख लो, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि इतना पढ़ाने के बाद और टेस्ट देने के बाद किसी को उसमें कुछ डाउट बचा होगा। ठीक है, तो अभी तो आपको ये टेक्स्ट बुक बहुत सिंपल एंड ईजी लगना चाहिए, ऐसी फील आनी चाहिए। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ बेसिस एंड देयर एग्जाम्पल्स। ओके, हाँ ठीक है, चलो ये हो गया। फिर आपको एक्सप्लेन किया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस, एक्सप्लेन किया हुआ है। देखो सॉल्यूशन ऑफ लेमन जूस बनाया है, ये ए सॉल्यूशन में पानी ज़्यादा है, जूस सिर्फ थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है। बी सॉल्यूशन में जूस ज़्यादा है, पानी थोड़ा ही कहीं था जो घुल गया जूस में। तो कौन सा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड एसिडिक सॉल्यूशन होगा? ऑब्वियसली बीकर बी में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा, राइट। ठीक है, और ये बीकर ए में जो है ये डाइल्यूट होगा, राइट, डाइल्यूट। तो पानी ज़्यादा एसिड कम, तो डाइल्यूट। ओके, तो देखिए दोनों यहाँ क्या लिखा है नेक्स्ट पैराग्राफ में, ऑल्दो द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इज सेम इन बोथ द सॉल्यूशंस द क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट इज डिफरेंट। रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूट टू द क्वांटिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज डिफरेंट। The ratio is this ratio is larger for the solution in the first beaker and therefore that solution tastes more sour. Okay, कुछ उल्टा किया है। Let us read. Just a moment. ठीक है, पढ़ लेते हैं पूरा। Cut a lemon into 2 equal parts. Take the juice of each part into 2 separate beakers. Pour 10 ml of drinking water in one beaker and 20 ml in the second beaker. Stir the solutions in both the beakers and taste them. Is there any difference in the tastes of the solutions in the 2 beakers? What is the difference? You can also try this experiment at your own, right? In the above activity, the sour taste of the solutions is because of the solute lemon juice in them. The quantity of lemon juice is the same in both the solutions, yet their taste is different. The solution in the first beaker is more sour than the one in the second. Why is it so? Although the quantity of the solute is same in both the solutions, the quantity of the solvent is different. Ratio of the quantity of the solute to the quantity of the resulting solution is different. This ratio is larger for the solution in the first beaker and therefore that solution tastes more sour. On the other hand, the proportion of lemon juice in the total solution in the second beaker is smaller and the taste is less sour. अब क्या किया है, 9th में हम एक चैप्टर में पढ़े थे, चैप्टर नंबर 2 था जो मैटर इन आवर सराउंडिंग, इज मैटर अराउंड अस प्योर, कंडक्शन नहीं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकाले थे, राइट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय मास बाय वॉल्यूम, अगर याद होगा तो थोड़ा सा भी, तो क्या था यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट था ऊपर, राइट, अपॉन क्या करते थे हम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन करते थे, है ना। तो अब देखिए बीकर ए में जो है पानी कम है, जूस कम है, पानी भी कम है, 10 ml डाला है। बीकर बी में मैंने पानी 20 ml डाला है। अब दोनों में मैंने 5 ml सॉल्यूट डाला है, तो बीकर ए का केस क्या होगा, 5/10, रेशियो आएगा 1/2, 0.5। लेकिन बीकर बी में क्या होगा, 5/20, 20 ml वाटर है, 1/4, 0.25, राइट। तो कौन सा रेशो बड़ा है, 0.5 बड़ा है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जो है ये ज़्यादा है लेमन की, तो इसलिए ये सॉर टेस्ट करेगा, खट्टा। और जो बी बीकर है उसमें कॉन्सेंट्रेशन कम है क्योंकि उसमें पानी ज़्यादा है, तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो वहाँ लेमन जो है इतना सॉर टेस्ट नहीं देगा, राइट। तो इस तरीके से उन्होंने सिंपल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम फॉर्मूला यूज़ करके एक्सप्लेन किया हुआ है डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड क्या होता है। सिंपली हम लोग डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड कैसे निकालते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर के अकॉर्डिंग, ठीक है। ओके, इन्होंने यहाँ पे एक आयोनाइजेशन फैक्टर की बात नहीं कही है जो हमने वहाँ पढ़ी थी, किसमें, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड में।
आयोनाइजेशन फैक्टर क्या होता है, जो ज़्यादा आयोनाइज होगा टू गिव H पॉजिटिव आयंस वो स्ट्रॉन्ग एसिड, जो कम होगा वो वीक. Okay, the taste of foodstuff depends upon the nature of the taste giving ingredient and its proportion in the foodstuff. Similarly, all the properties of a solution depend on the nature of the solute and solvent, also on the proportion of solute in the solution. The proportion of solute in a solution is called the concentration of solute in the solution. ये यहाँ पे थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा अलग है. ये 9th का सिलेबस है जो CBSE में हम कवर करते हैं, 9th CBSE. ओके तो ये याद रखो. द प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन इम्पॉर्टेंट वर्ड है, इज कॉल्ड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन. याद रखो यहाँ सॉल्वेंट नहीं है, सॉल्यूशन है. सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन है फॉर्मूला. व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन इट्स सॉल्यूशन इज हाई इट इज कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन. व्हेन सॉल्यूशन वाइल द सॉल्यूशन इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज लो. याद रखेंगे, अच्छे बच्चे हो, बिल्कुल याद रखोगे, भूलोगे नहीं ना, पक्का प्रॉमिस. ओके, कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन. ठीक है, ये सॉल्यूशन है, बार बार स्ट्रेस दे रही हूँ, प्लीज़ भूलना नहीं. सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है नीचे. ओके नेक्स्ट हाईलाइट कर लो इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को. ठीक है, आगे आगे क्या लिखा हुआ है, सेवरल यूनिट्स आर यूज टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन. टू ऑफ दीज यूनिट्स आर यूज मोर फ्रिक्वेंटली. द फर्स्ट यूनिट इज मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. मास बाय वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन की इन टर्म्स ऑफ मास बाय वॉल्यूम, राइट, ग्राम्स पर लीटर. सेकेंड क्या है, द सेकेंड यूनिट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. The second unit is the number of moles of solute. Moles of solute dissolved in 1 liter of solution. अब moles क्या होता है, moles निकालना सिखाया है. number of moles मतलब given mass अपॉन मोलर मास होता था फॉर्मूला. सपोज आपको बोला है HCl है, ठीक है, पानी में डिजॉल्व है. सपोज HCl का 30, इसका मास कितना आएगा, आपका मोलर मास आएगा इसका 35.5 है क्लोरीन का, प्लस हाइड्रोजन का 1, 36.5, राइट. तो आपको 73 ग्राम सपोज गिवन मास है और मोलर मास है आपका 36.5. तो 36.5 इंटू 2 जो होता है वो 76 होता है, राइट. तो इस तरीके से आपको क्या मिल गया, नंबर ऑफ मोल्स कितने मिल गए, 2 मोल्स. तो HCl के आपको 2 मोल दिए हुए हैं. इस तरीके से आप कैलकुलेट करते हो, गिवन मास अपॉन मोलर मास, याद रखो. ठीक है, तो सेकेंड यूनिट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. अब नंबर ऑफ मोल्स है जो N से डिनोट करते हैं इन 1 लीटर. अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम इन लीटर, तो इसी को हम बोलते हैं मोलैरिटी. क्या बोलते हैं, मोलैरिटी, जो कैपिटल M से रिप्रेजेंट होती है, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन. सो मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज नथिंग बट मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम. ओके, तो हमारे पास, ध्यान से सुनेंगे फिर से आप लोग. पहला यूनिट है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर. ओके, ग्राम पर लीटर. दूसरा कॉन्सेंट्रेशन है नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर, जिसको हम मोलैरिटी भी कहते हैं. तो ये 2 यूनिट कॉन्सेंट्रेशन बताने के लिए यूज़ किए जाते हैं, मास पर वॉल्यूम एंड मोल्स पर वॉल्यूम. फाइन, मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास करके. आगे बढ़ें, बिल्कुल बढ़ेंगे. द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूट इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट. फॉर एग्जाम्पल, इन स्क्वायर ब्रैकेट NaCl इक्वल टू 1 मीन्स द मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इज 1 मोल और 1 मोलर. क्लियर, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ये एक्स्ट्रा है, इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ लें आप. अब ये टेबल सॉल्व करके अच्छे से समझ जाएगा आप लोगों को. क्या कह रहा है ये टेबल में, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है आपको, सोडियम क्लोराइड दिया है, मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है NaCl, मॉलिक्यूलर मास पता है आपको जो कैपिटल M कहलाता है. ठीक है, कैपिटल M जिसको बोलते हैं, मोलर मास 58.5 ग्राम है. यूनिट से कैसे निकाला, क्लोरीन का 35.5, सोडियम का 23. सो 23 प्लस 35.5 गिव्स यू 58.5.
आपको क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट दी हुई है इन ग्राम, 117 ग्राम NaCl है, ठीक है। NaCl 117 है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले आपने, ये n है, ये स्मॉल m है, ये कैपिटल M है। सो स्मॉल m अपॉन कैपिटल M करते ही आपको 2 मोल्स मिल गया NaCl, ओके, 2 मोल्स। अब आपको आगे क्या बोला है, वॉल्यूम दिया हुआ है 2 लीटर। तो बताइए इसका कॉन्सेंट्रेशन जो होगा इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर लीटर कितना होगा, 117 ग्राम अपॉन 2 लीटर, कितना आएगा 58.5 ग्राम। और मोलारिटी कितनी होगी, मोल्स पर लीटर, सो 2/2 1 मोल, राइट, 1 मोलर मोल पर लीटर। वैसे ही HCl का नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका मास कितना है, 35.5 प्लस 1 36.5, राइट। आपको दिया हुआ है 3.65 कितना आएगा, 10 मोल आएगा, नंबर ऑफ मोल्स, ओके। लीटर 1 लीटर दिया हुआ है, सो मोलारिटी कितनी आ गई, 10/1, 10 मोलार आ गया सॉल्यूशन, राइट। और ग्राम पर लीटर कितना आया, 3.65/1, तो 3.65 ग्राम पर लीटर, इतना ही उसका कॉन्सेंट्रेशन आएगा। NaOH का नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना है, मॉलिक्यूलर मास, सोडियम का मास है 23, हाइड्रोक्साइड ऑक्सीजन है 16 और हाइड्रोजन है 1, तो 23 + 17 40, राइट, 40 ग्राम या 40 यूनिट्स। गिवन आपको निकालना है कितना दिया है, जब आपका मोलारिटी मोल्स जो है 1.5 है, तो कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है। तो गिवन मास आप निकाल सकते हो नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास करके, तो 40 × 1.5 मतलब 3/2, तो 2 1 ज़ा 2, 20 ज़ा 40, तो 23 ज़ा 60 ग्राम। तो आपको कितना दिया हुआ है, ये 60 ग्राम दिया हुआ है NaOH, राइट, मतलब 60 ग्राम। हाँ, अब आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स 1.5 60 ग्राम, मोलारिटी कितनी आ गई 2 लीटर दिया है तो 1.5/2, तो 3/4 1.75 0.75, ये आपका मोलारिटी है। और आपका ग्राम कितना है 60/1.5, तो 60/3 × 2, 3 1 ज़ा 3, 20 ज़ा 40, ये आ गया आपका 40। ट्राई टू सॉल्व दिस थिंग्स, ईजी है। कुछ गड़बड़ हुई, डाउट हुआ तो प्लीज़, आई एम ऑलवेज अवेलेबल, कभी भी डाउट पूछ सकते हो। अब देखिए यहाँ पे आपको pH ऑफ सॉल्यूशंस दिए हुए, pH क्या होता है आपको अच्छे से पता है, मुझे नहीं लगता कि मुझे फिर से यहाँ पे बोलने की ज़रूरत है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन कहा जाता है उसको। अलग अलग चीज़ों की pH दी हुई है, 1 मोलर HCl है तो 0.0 pH है। गैस्ट्रिक जूसेस का 1 है, लेमन जूस का 2.5 है, विनेगर का 3 है, टोमेटो जूस का 4.1 है। हल्के हल्के से याद रखो, इस टेबल को 2-4 बार पढ़ लो, आ जाता है कभी कभी। pH पूछ लेता है डायरेक्टली, थेरोटिकली पूछ लेता है। यूरिन का पूछ लेगा कभी, 6 है, एसिड रेन का 5.6 है, ब्लैक कॉफ़ी का 5 है, टोमेटो जूस का 4.1 है, विनेगर का पूछता है 3, लेमन जूस का 2.5, गैस्ट्रिक जूस का, और ये सब पूछ ही लेता है। कभी भी रैंडमली कोई भी वैल्यूज़ पूछ सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा रिवाइज़ करते चलो। ब्लड का कितना है, ब्लड का आपका है 7.4, ठीक है, 7.4, 6.4 से लेकर 7.4 की रेंज तक जाता है। उसके अलावा टूथपेस्ट का 9.5, देखिए बेसिक टूथपेस्ट यूज़ करते हैं हम लोग हमेशा। और फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, लाइम वाटर क्या होता है, CaOH ट्वाइस, ठीक है, इसका pH कितना है, बेस है ये 11, और 1 मोलर NaOH का 14, तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस जो है NaOH, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड HCl। क्लियर, यहाँ से ये पता चला। फिर आपको न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है इन शॉर्ट। न्यूट्रलाइजेशन तो नहीं है, चलो आगे ये वाटर के बारे में बताया है, ये पढ़ ही लेते हैं। द प्रपोर्शन ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन डिवाइड्स soil into acidic, neutral and basic types of soil. It is necessary for blood, cell sap, etc. to have H positive and OH negative ions in certain definite proportions for their proper functioning.
fermentation carried out with the help of microorganisms, other biochemical processes and also many chemical processes require the proportion of H positive and OH negative ions to be maintained within certain limits. Pure water also undergoes dissociation to a very small extent and gives rise to H positive and OH negative ions in equal proportion. Due to this property of water to undergo dissociation, there exist both H positive and OH negative ions in any aqueous solution. However, their concentration may be different. The concentration of H positive ions formed by dissociation of water at 25 degrees Celsius is 1 into 10 to the power minus 7 mole per liter. At the same temperature, the concentration of H positive ions in 1 molar solution of HCl is 1 into 10 to the power 0 means 1 mole per liter. ठीक है, वाटर में 10 to the power minus 7 इतना कम होता है और HCl में 1 होता है. ओके, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. नेक्स्ट, while in a 1 molar NaOH solution the concentration of H positive ions is 1 upon 10 to the power minus 14 mole per liter. बहुत ज़्यादा कम. कहाँ से आई है? पानी से आए ऑब्वियसली. Thus we can see that in common aqueous solutions the range of H positive ion concentration is very wide from 10 to the power 0 to 10 to the power minus 14 mole per liter. In 1909, the Danish scientist Sorensen introduced a convenient new scale of expressing H positive ion concentration, which is found to be very helpful in chemical and biochemical processes. It is the pH scale, power of hydrogen. The pH scale extends from 0 to 14. According to this scale, pure water has a pH of 7, meaning pure water concentration of H positive ion equal to 1 into 10 to the power minus 7 mole per liter. pH 7 indicates a neutral solution. This pH is the midpoint of the scale. The pH of an acidic solution is less than 7. That of a basic solution is greater than 7. The table below gives on the previous page gives the pH values of some common solutions. So I hope यहाँ से आपको clear होगा कि बेस में NaOH में H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ से आता है. मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराए थे जहाँ पे आपको pH निकालने बोला था NaOH के लिए, तो आप हैरान हो गए NaOH में तो OH नेगेटिव है, H कहाँ से आएगा. H आएंगे बहुत कम वैल्यूज़ में. जैसे अगर मेरा 10 to the power प्लस 1 आपका OH नेगेटिव आता था तो 10 to the power minus 13 इस तरीके से आपका H का वैल्यू आता था, pH आता था और ये POH आता था, राइट. तो ऐसा क्यों होता था? ठीक है, तो ये ऐसा इसलिए होता था क्योंकि पानी भी है भाई हमारे पास वहाँ पे, इसीलिए. ओके, सो नाउ वी विल बी लर्निंग अबाउट यूनिवर्सल इंडिकेटर्स. तो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स में मेरे पास देखिए बहुत सारे हैं. देखो यहाँ पे अब NTSC में एक बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था, आपको जामुन दे दिया था वहाँ पे ऑप्शन में, तो बच्चे हैरान हो गए कि ये जामुन कहाँ से आ गया. अब जिसने टेक्स्ट बुक ध्यान से पढ़ी है यहाँ पे ये वर्ड कैच कर ले कि जामुन भी एक नेचुरल इंडिकेटर है. ठीक है, तो आपको जैसे हाइड्रेंजिया हो गया, पेटूनिया हो गया, जेरेनिया हो गया और फिर जामुन दे दिया और फिर कुछ और दे दिया, तो आपको पहचान में आना चाहिए कि जामुन भी एक इंडिकेटर है भाई, नेचुरल इंडिकेटर है. ये ऑड में आउट में नहीं निकलेगा, कोई और जो होगा जो नेचुरल नहीं है वो निकलेगा. कई बच्चे जामुन करके आ गए, ये तो इंडिकेटर नहीं है सोच के, पर ये भी एक इंडिकेटर है. ठीक है, तो लिटमस, टर्मरिक, जामुन, मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फ्थेलिन, इस तरीके से. तो मेरे पास सिंथेटिक और नेचुरल इंडिकेटर्स है बहुत सारे. पहले के 3 नाम नेचुरल है, ये दोनों सिंथेटिक है. नेक्स्ट आपके पास यूनिवर्सल इंडिकेटर है. यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर से जो हम लोग pH स्केल रहती है उसको डिप करते हैं, जिसकी वैल्यू 0 से 14 तक के रेंज में वेरी होती है. सो यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है डिफरेंट कलर्स शो करता है फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ pH. यहाँ पे बहुत अच्छी से आपको दिखाया हुआ है. यूनिवर्सल इंडिकेटर से आपको बना के दिखाई हुई है यह pH स्केल, जिस पे अलग अलग कलर्स दिख रहे हैं अलग अलग pH की वैल्यूज़ के लिए. यूनिवर्सल इंडिकेटर का सॉल्यूशन भी होता है, उसकी स्ट्रिप्स भी मिलती है, उसका इस तरीके से चार्ट पेपर भी मिलता है. स्ट्रिप्स या सॉल्यूशंस को जब लिक्विड्स में डालते हो अलग अलग नेचर के, तो देखो उनके कलर इस तरीके से बदलते हैं.
और फिर आजकल हमारे पास ये मीटर भी होता है, हमारे रेज़ॉक्सी की शीट में ये मीटर भी बना हुआ है इस तरीके से एक। तो उस मीटर के जो टर्मिनल्स रहते हैं उनको डिप करते हैं सॉल्यूशन में, तो हमें यहाँ रीडिंग मिल जाती है 11.99 ये रीडिंग दिखा रहा है मीटर। तो अप्रॉक्सीमेटली 12 pH है जो भी ये सॉल्यूशन है उसका। ओके 11.99 ही है ना कि 2.5 है? 11.99 ही है, मुझे लग रहा है कि 2 पॉइंट नीचे वाला अब यहाँ पे दिख नहीं रहा है, आपके टेक्स्ट बुक में ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं स्टैंड कर रहा है वो। ओके So a universal indicator is made by mixing several synthetic indicators in specific proportions. The pH of the solution can be determined by means of universal indicator solution or the pH paper made from it. However, the most accurate method of measuring pH of a solution is to use an electrical instrument called pH meter. In this method, pH is measured by dipping electrodes into the solution. अब इसके बाद आपको रिएक्टिविटी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस एक्सप्लेन की हुई है। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है आपको अच्छे से पता है, यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, आप थोड़ा सा गो थ्रू कर लेंगे। फिर आपको टेबल कंप्लीट करने के लिए बोला है, ये भी आप ही कर सकते हो। के है मतलब यहाँ पे बेस में, तो बेस कौन सा होगा? KOH होगा, राइट। यहाँ पे NH4 है और SO4 है, तो मतलब एसिड कौन सा होगा? H2SO4 होगा, और यहाँ पे वाटर होगा साथ में। फिर यहाँ पे KBr है और KOH है, मतलब यहाँ H2O बना है और यहाँ HBr एसिड है, राइट। तो इस तरीके से आप टेबल पूरा कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, ऑलवेज रिमेंबर, डायलॉग बॉक्स मत छोड़ो। डायलॉग बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पता नहीं स्टेट बोर्ड के एग्जामिनर्स को क्या ये बॉक्सेस ही क्यों इतने ज़्यादा फेवरेट है, इसी में से क्वेश्चंस देते हैं ज़्यादातर, ठीक है। इन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एन एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। What would be the definition of an acid and a base with reference to neutralization reaction? क्या डेफिनेशन हो सकती है बताइए विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? एसिड क्या होता होगा? जो H पॉजिटिव रिलीज़ करते हैं, आरएनएस थ्योरी है। बट न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है? जिसका अनायन कंबाइन होता है, मिलता है सॉल्ट में, जिसका अनायन मिलता है हमें और जिसका कटायन मिलता है वो बेस होता है सॉल्ट में, राइट। ओके, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल एक्सप्लेन किए हुए हैं नीचे, जिसमें H पॉजिटिव H2 गैस रिलीज़ होती है। ओके, ये रिएक्शंस आप गो थ्रू करेंगे। फिर रिएक्शन ऑफ एसिड विथ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स बताया हुआ है। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक और एम्फोटेरिक इन नेचर, तो आप थोड़ा सा इसको गो थ्रू कर लोगे। जो यहाँ पे रेड कलर का ऑक्साइड दिख रहा है ये फेरिक ऑक्साइड है, ठीक है। Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड है, जो वाटर इनसॉल्युबल रेड ऑक्साइड है, जो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा HCl के साथ टू प्रोड्यूस येलोइश कलर का फेरिक क्लोराइड। तो यहाँ से आपको दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गए। एक तो फेरिक ऑक्साइड का कलर क्या है? रेड, Fe2O3, ये वाटर सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है? इनसॉल्युबल है। तीसरा क्वेश्चन क्या मिला? वाटर सॉल्युबल सॉल्ट, FeCl3 क्या है? वाटर सॉल्युबल सॉल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मिला? FeCl3 का कलर क्या है? येलो कलर है, ठीक है। तो ये चेंज ऑफ कलर फिजिकल स्टेट वाला, मतलब कैरेक्टरिस्टिक वाला इक्वेशन भी है, रिएक्शन भी है। सो रेड टू येलो कलर, ओके, रेड टू येलो हो गया। आपको इसके बाद मेटल ऑक्साइड प्लस डाइल्यूट एसिड तो होता है, जब होता है तो सॉल्ट एंड वाटर मिलता है। फिर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस HCl बोला है, तो क्या मिलेगा आपको? CaCl2 प्लस H2O मिलेगा, ठीक है। फिर ZnCl2 प्लस H2O, फिर AlF3 प्लस H2O, इस तरीके से ये रिएक्शंस होंगे। ओके, तो विच टाइप ऑफ कंपाउंड इज मेटल ऑक्साइड विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रलाइजेशन? इट इज़ बेसिक इन नेचर, राइट। नेक्स्ट, फिर रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड्स विद नॉन मेटल्स बताया हुआ है, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स बताया है विद बेसिस। तो बेसिस react with non-metallic oxides. Why? Because they are acidic in nature. ओके, तो ये टेबल से रिएक्शंस कंप्लीट करते चलो प्लीज़, इसको छोड़ो मत। आगे आपको क्या बताया है? रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ मेटल्स, तो ये भी आप जानते ही हो। एफरवेसेंस मिलता है कौन सी गैस का इन रिएक्शंस में? CO2 गैस का, राइट। CO2 गैस रिलीज़ होती है और जो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। सो दिस इज़ अ केमिकल टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो आपको क्वेश्चन आता है CBSE में भी
केमिकल टेस्ट दीजिए फॉर द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये यहाँ पे आपका आंसर है। व्हेन लाइम वाटर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द गैस रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एन एफरवेसेंस इट टर्न्स मिल्की। दिस इज अ केमिकल टेस्ट फॉर रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, राइट। ठीक है, फिर इसके बाद क्या बोला है, आपको रिएक्शन यहाँ पे करके दिखाया हुआ है। फिर टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स दिया है। अब टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्ट्स होते हैं। जिनका pH 7 है वो न्यूट्रल, उनसे कम है वो एसिडिक, उनसे ज़्यादा है वो बेसिक रहेंगे, राइट। आपको यहाँ पे बताया हुआ है, देखिए, कार्बोनेट सॉल्ट ऑफ मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड अनदर सॉल्ट ऑफ मेटल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर आपका जो एसिड ये ओके Na2 NaCl क्या होगा, डाइल्यूट सॉल्ट होगा, न्यूट्रल सॉल्ट होगा। Na2SO4 भी न्यूट्रल सॉल्ट होगा। यहाँ पे आपको मिलेगा CaNO3 क्या होगा, आपका एसिडिक सॉल्ट होगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक बेस है। ठीक है, इसके बाद आपको K2SO4 मिलेगा, स्ट्रॉन्ग न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, इस तरीके से आप नीचे के टेबल में भी सॉल्ट्स बना लोगे, उनके नेचर समझ लोगे। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, ब्लू विट्रॉल क्या होता है, ये देखो, ये कॉपर सल्फेट, ये हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है, CuSO4.5H2। इसी के सॉल्यूशन को ब्लू विट्रॉल भी बोला जाता है। ब्लू विट्रॉल क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये ब्लू इन कलर होता है ये सॉल्यूशन, और ये जब पानी में घुलता है तो ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनाता है। इस तरीके से यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में दिख रहा है, ठीक है, इसलिए इसको ब्लू विट्रॉल बोलते हैं। इसको हीट करते इसका पानी उड़ जाएगा तो ये वाइट कलर का एनहाइड्रस पाउडर बनेगा, ठीक है, एनहाइड्रस पाउडर। तो एनहाइड्रस का फॉर्मूला क्या है, सिर्फ CuSO4। इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। अब आपको क्या लिखा है, ऑन हीटिंग द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ ब्लू विट्रॉल ब्रोक डाउन टू फॉर्म अ कलरलेस पाउडर and water came out. This water was part of the crystal structure of blue vitriol. It is called water of crystallization. On adding water to the white powder, a solution was formed which had the same color as the solution in the first test tube. From this we come to know that no chemical changes occurred in the crystals of blue vitriol due to heating. Losing water on heating blue vitriol, breaking down of the crystal structure, losing blue color and regaining blue color on adding water are all physical changes. This is very important statement. अब आपको पूछ लिया कि इज दिस अ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, ट्रू और फॉल्स, तो आप तो फंस गए। लेकिन थोड़ा दिमाग लगा लो, उसका सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज होता है, जो पानी डालते ही रीगेन हो रहा है, मतलब ओरिजिनल चीज़ वापस आ रही है, तो एक फिजिकल चेंज है, कोई केमिकल चेंज है। कुछ जल नहीं रहा है, कुछ नया नहीं बन रहा है, सिर्फ पानी लॉस हो रहा है, स्ट्रक्चर लॉस हो रहा है, जो पानी ऐड करते ही वापस रीगेन हो रहा है, तो ये एक फिजिकल चेंज है। ये एक्टिविटी फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स के साथ, जो कौन से कलर के होते हैं, येलोइश कलर के होते हैं। सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स जो वाइट होते हैं, सोडियम सॉल्ट सारे ही वाइट होते हैं, उनके साथ भी आप ये कर सकते हो। सोडियम कार्बोनेट जो है वॉशिंग सोडा बनाएगा, जिसमें 10H2O रहता है। फेरस सल्फेट जो है ये येलो कलर का नहीं है सॉल्ट, ये ग्रीन कलर का सॉल्ट है, जिसमें 7H2O होता है, ठीक है, FeSO4.7H2O। तो इसको ग्रीन विट्रियॉल भी कहा जाता है, फेरस सल्फेट को ग्रीन विट्रियॉल भी कहा जाता है। ये विट्रियॉल, ठीक है, विट्रियॉल वर्ड इंपॉर्टेंट है। कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रियॉल, फेरस सल्फेट ग्रीन विट्रियॉल, और उसी तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड को म्यूरेटिक ऑयल या फिर ऑयल ऑफ विट्रियॉल भी कहा जाता है, ठीक है। ये कॉमन नाम है जो आपको याद रखने हैं, ओके। फिर आपको कुछ प्रोसीजर्स बताई हुई है। आयोनिक कंपाउंड क्रिस्टलाइन होते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का इंपॉर्टेंस बताया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, ग्रीन विट्रियॉल होता है FeSO4.7H2O। फिर क्रिस्टलाइन एलम का फॉर्मूला लिखा है K2SO4.Al2SO4 thrice.24H2O। एलम का फॉर्मूला एक बारी NTSC एग्जाम में पूछा गया था, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मूला फॉर एलम। 4 ऑप्शन दे दिए, ठीक है। फिर यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आया था इस बॉक्स में से भी एक बारी, क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर पार्ट ऑफ द इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ द क्रिस्टल, ऑन हीटिंग और जस्ट बाय कीपिंग द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज लॉस्ट एंड क्रिस्टलाइन शेप ऑफ दैट पार्ट इज लॉस्ट। तो लॉस्ट एंड लॉस्ट, ये फिलिंग द ब्लैंक्स में आया था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर ionic compounds and electrical conductivity. Obviously we know ionic compounds conduct electricity due to the motion of
आयंस, ठीक है, मोबाइल आयंस। तो यहाँ पे डेफिनेशन दी है, द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी इज कॉल्ड कैथोड। जो पॉजिटिव को लगता है उसको बोलते हैं एनोड। तो एनोड की तरफ कौन जाते हैं, पॉजिटिव है तो इसके तरफ जाते हैं अनायंस, और कैथोड की तरफ जाते हैं कट्टी वाले पॉजिटिव कटायंस, राइट, क्योंकि वो नेगेटिव टर्मिनल है। फिर डिसोसिएशन ऑफ आयंस एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक्सप्लेन की हुई है। अच्छा, यहाँ पे मेरे ख्याल से इलेक्ट्रोलाइट का डेफिनेशन भी कहीं एक्सप्लेन किया होगा, या इस पेज पे एक्सप्लेन किया है, पेज नंबर 71 पे। अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिक्विड स्टेट इज़ द मोबिलिटी ऑफ इट्स पार्टिकल्स। Due to this mobility, the positive charge cations in the solution are attracted towards negative electrode or cathode and move towards the cathode. On the other hand, the negatively charged ions move towards the positively charged ion move towards on the other hand, the negatively charged anions move in the direction of anode. The movement of ions in the solution, important line, underline it, highlight it in your textbook. The movement of ions in the solution towards respective electrodes amounts to the conduction of electricity to the solution. So क्यों solution में हो रहा है conduction of electricity? Due to the movement of ions to the respective electrodes according to their polarity, right? So from this we can understand that those liquids or solutions which contain a large number of dissociated ions can only conduct electricity. Now what is electrolysis? This is also explained. इसका भी definition कहीं लिखा होगा इस theory portion में, please go through it. कैथोड पे क्या होता है, कैथोड रिएक्शन पे कैथोड इज़ नेगेटिव टर्मिनल, तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, ठीक है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब ऑक्सीडेशन होगा। और एनोड पे क्या होगा, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन्स जो रहता है पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव आयंस आते हैं इलेक्ट्रॉन्स लेके और इलेक्ट्रॉन गिव अवे कर देते हैं, राइट, ठीक है। अच्छा सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया ऊपर में। हाँ, कैथोड पे क्या होता है, कैथोड इज़ योर नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, तो नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को देगा, तो जो भी आपका यहाँ पे कटायन आएगा पॉजिटिव कटायन, वो क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, तो आना है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन, याद रखो कैथोड पे हमेशा रिडक्शन। एनोड क्या है हमारा, पॉजिटिव टर्मिनल है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन सक हो जाएंगे वापस बैटरी की तरफ, राइट, इस तरीके से बैटरी है सपोज हमारे पास, ओके, तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो वापस जाएंगे बैटरी में पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो जो मेटल है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा यहाँ पे, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। सो एनोड ऑक्सीडेशन, कैथोड रिडक्शन, और उसके रिएक्शंस आप फिर बना सकते हैं। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, it is necessary for liquid solution to have a large number of dissociated ions for electrolysis to take place. Therefore substances which undergo dissociation to great extent in liquid state or solutions are called electrolytes. Okay, यहाँ definition दी हुई है, are called electrolytes. The substance which undergo dissociation to great extent in liquid state or solution are called electrolytes. Salt, strong acid, strong bases are electrolytes. Their solutions have high electrical conductivity. In other words, electrolytes are good conductors of electricity in their liquid state or solution state or molten state, fused state. इसको fused या molten state भी कहते हैं. An assembly that contains of a container electrolyte and the electrodes dipped in it is called an electrolytic cell. ठीक है, यहाँ फॉर्मा चाहिए कंटेनर के बाद, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, कंटेनर होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए और इलेक्ट्रोड्स डिप्ड इन इट होना चाहिए। क्लियर। अब आगे दो क्वेश्चन पूछे हैं इस तरफ में, इन द अबव एक्टिविटी इफ इलेक्ट्रिक करंट पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फॉर अ लॉन्ग टाइम व्हाट चेंज वुड बी सीन एट एनोड। एनोड पे क्या हो रहा था, एनोड पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन होता है, तो सारा का सारा मेटल जो है उस पर डिपॉजिट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा, एनोड रेडिश कलर का बन जाएगा। ऊपर की एक्टिविटी पढ़ लें आप। Would water be a good conductor of electricity? No, pure water cannot be a good conductor unless and until some ionic compound is mixed into it, because water जो है वो बहुत minute dissociation undergo करता है, बहुत कम और ज़्यादा नहीं होते हैं, तो उसमें equal amount of H positive एंड OH नेगेटिव होता है, तो ये वापस मिलके न्यूट्रलाइज करते रहते हैं एक दूसरे को बार बार, तो वाटर, प्योर वाटर एक गुड कंडक्टर नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा ही है, इफ़ प्योर वाटर इज़ यूज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल करंट डज नॉट फ्लो इवन ऑन पुटिंग ऑन द स्विच। From this we learn that pure water is a bad conductor of electricity, and we have already seen the reason behind this. The concentration of H
sorry, the concentration of H positive and OH negative ions formed by dissociation of water is very low, only 1 into 10 to the power minus 7 mole per liter for each ion. However, the electrical conductivity of water increases on mixing a small amount of salt or a strong acid or base in it due to their dissociation and electrolysis of water takes place. Clear? सो एक एक्टिविटी दिया है, फिर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कराया है, CBSE का चैप्टर 1. ठीक है, ये देखिए एक टेस्ट ट्यूब में हमको लेस अमाउंट ऑफ गैस मिला है, दूसरे टेस्ट ट्यूब में ज़्यादा मिला है. बताइए इसमें क्या होगा. ऑब्वियसली इसमें O2 गैस होगी, ये एनोड है, पॉजिटिव टर्मिनल पे लगा है, और इसमें H2 गैस होगी, ये कैथोड है, ये नेगेटिव टर्मिनल पे लगा है. क्यों ऐसा? क्योंकि 2H2 प्लस O2 क्यों मिलता है? टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, राइट. 2H2O की जगह. Clear? So this is it. With this we समाप्त दिस चैप्टर. इसकी एक्सरसाइज मेरी एडवाइस है अच्छे से गो थ्रू कर लो. एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन ही अच्छे से आते हैं बढ़िया से. ऑड मैन आउट और जस्टिफाई ये थोड़ा सा आप खुद कर लेंगे तो बहुत बेहतर होगा. हम तो डिस्कस करेंगे साथ में, पर हम इसको जूम पे करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा. अभी के लिए आप इसको खुद से ट्राई करो, एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई. सब रेडीमेड मिल जाएगा तो फ़ायदा नहीं है कुछ. चलो, तो इस वीडियो में इतना ही. अगले वीडियो में मिलेंगे हम हमारे अगले चैप्टर के साथ, सब्सटेंसेस इन आवर कॉमन यूज़. ओके, सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, कीप परफॉर्मिंग. बाय बाय, गुड नाइट, गुड डे.